तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 25, इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में हमने पढ़ लिया था कल। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास थी अपोजिशन इन फ्लो ऑफ चार्जेस और रेजिस्टिविटी हमारे पास थी पर्टिकुलर मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है, यानी एक ऐसी वायर जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, और जो हमारे पास मटेरियल है उसके अंदर जो एटम है, एटम की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जब उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो उनकी वाइब्रेशनल मोशन है वो भी इंक्रीज होगी। जब वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होगी तो जो कुलियन है उनके चांसेस इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. As the temperature of conductor rises, the amplitude of vibration of atom in the lattice increases, so the collision cross section of the atom increases. फर्ज करें कि अगर हमारे पास ये एक मटेरियल है और हम ये एटम कंसीडर करते हैं। अब ये एटम इस तरह वाइब्रेट कर सकता है, इस तरफ से इतना और इस तरफ से इतना, यानी इस एरिया के अंदर वो वाइब्रेट कर रहा है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वाइब्रेशनल मोशन में इंक्रीज होगी। अब उसका जो वाइब्रेट करने का एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा। अब वो इतने एरिया में वाइब्रेट कर सकता है, वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। तो अब जो कुलियन के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। फर्ज करें पहले एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इधर से पास हो सकता है क्योंकि वो वाइब्रेट यहाँ तक कर रहा है, लेकिन अब जब वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसकी वाइब्रेशन मोशन ज्यादा, तो जो चांसेस हैं कुलियन के वो इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन द लेटिस इंक्रीजेज। तो जो एटम है उनकी वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होती है, उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, सो द कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ द एटम इंक्रीजेज। तो उसका जो कोलिजन है वो इंक्रीज होगी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। आप ऐसे समझ लें कि एक गोलकीपर है जो गोल के सामने खड़ा है। अगर तो उसकी एनर्जी कम है, ठीक है, तो फर्ज करें सेंटर में खड़ा है। ठीक है, अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं ये हमारे पास गोल है और हमारा गोलकीपर इधर खड़ा है, तो अब इसकी एनर्जी कम है, ये सिर्फ इस तरफ थोड़े से एरिया में वाइब्रेट कर सकता है। तो जो गोल करने वाला वो इधर से या इधर से गोल कर सकता है, ऊपर से कर सकता है। लेकिन अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये एक्टिव है अभी, अगर ये एक्टिव है तो ये पूरे गोल को कवर करेगा और गोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो एटम है वो भी इसी तरह है कि जब एनर्जी इंक्रीज होगी उनकी वाइब्रेशन मोशन इंक्रीज होगी, कुलियन के चांसेस इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से resistance increase होगी। Thus the atom then offer a bigger target. Thus this increase the probability of their collision with the free electron. तो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ उनकी कोलिजन के चांसेस इंक्रीज होंगे, hence the resistance of conductor increases। बड़ा इस बात की समझ आ गई है? यस सर, आ गई। ठीक है सर, हम ये जी जी, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे अलग अलग फर्क पड़ता है या एक जैसे ही फर्क पड़ता है? दोनों इंक्रीज होती हैं? दोनों इंक्रीज होती हैं। ठीक है, अब सिर्फ फर्क क्या है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में? रेजिस्टेंस होती है ये हम जर्नल कंसीडर कर रहे हैं, उस पर लेंथ और एरिया की वजह से भी फर्क पड़ता है, लेकिन रेजिस्टिविटी पे लेंथ और एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें, आपको पता है हीट की वजह से मटेरियल की लेंथ भी इंक्रीज होती है।
तो जब हीट की वजह से लेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। Experimentally, it is found that change in resistivity of a metallic conductor with temperature is linear over a considerable range below and above 0 degree as shown in figure. तो हमने ग्राफ बनाया है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान। तो ये हमारे पास 0 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री पे भी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ना या रेजिस्टिविटी है वो 0 नहीं है। ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रेजिस्टिविटी की कोई ना कोई वैल्यू है। और आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो देखें एक टाइम आ रहा है जी, इसका ग्राफ लीनियर है। ठीक है। जो रेजिस्टिविटी में चेंज है वो लीनियर है, यानी आप जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक रेंज से आगे जाके अब रेजिस्टिविटी में जो चेंज है वो लीनियर नहीं रहेगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रेजिस्टिविटी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी है तब भी एटम की वाइब्रेशनल मोशन होगी, वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है। और कुलियन हो रही होगी। हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं। ठीक है। ये जो हमने ग्राफ बनाया ये कॉपर एटम के लिए बनाया है, कॉपर वायर के लिए। तो हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं तो देखें -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके उसकी रेजिस्टिविटी 0 हुई है। ठीक है। यानी आपने बात याद रखनी है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो 0 नहीं होती, क्योंकि उस टाइम भी एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वो अलग बात है, उनकी एनर्जी कम होती है, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड कम होता है। तो कोई हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं, एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पे जाके उसकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी। ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए जो नेगेटिव टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है, जहाँ पे जाके उनकी रेजिस्टिविटी 0 होनी है। उसके बाद हमारे सर ये पास आइडियल टेम्परेचर है? क्या ये 200? जी सर। जी ये मतलब एक्सपेरिमेंट से ये हमने लिया है ना, तो तकरीबन 200 ही होता है। अब 200 से यहाँ 190 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। तो ऐसा लेकिन जी जी रेजिस्टिविटी खत्म कैसे हो सकती है? रेजिस्टेंस खत्म कैसे होगी? देखें हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा कि यानी इतना टेम्परेचर हमने कम कर दिया, उनकी सारी एनर्जी तकरीबन खत्म हो गई और जो एटम है ना, ऐसा समझ लें कि उनकी वाइब्रेशनल मोशन तकरीबन 0 हो जाती है। ठीक है। तो उस टाइम पे जाके उनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। आपने सुपर कंडक्टिविटी का नाम सुना या सुपर कंडक्टर का? नो सर। चलो ये हम आगे जाके पढ़ लेंगे। तो सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं। सर लेकिन अगर वो वाइब्रेट नहीं भी करते तो जिस जगह पे वो हैं उस जगह पे तो कोलाइड कर सकते हैं ना? वो कोलाइड कर सकते हैं। असल में जो हमारे पास सुपर कंडक्टर मटेरियल है ना, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। ठीक है। तो वो एक नेगेटिव टेम्परेचर आता है, कर सकते हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर होते हैं, यानी उसके इफेक्ट को इग्नोर किया जा सकता है, यानी ना होने के बराबर उनकी जो कुलियन है वो रह जाती है। असल में इस तरह आप देख लेंगे, अगर हमारे पास ये मटेरियल हो, इधर एटम है, अब ये एटम तक वाइब्रेट नहीं कर रहे, ऊपर नीचे नहीं हो रहे, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से गुजर रहा है वो ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है। उसने इनसे कोलाइड करना ही नहीं है। ठीक है। जब कोलाइड नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस भी नहीं होगी। अब जो एक आध इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ठीक है, वो तो इनके साथ कोलाइड करेगा, लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो उनके साथ कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है या इनके जो मोशन है उस पे इन एटम के कोलिजन का कोई फर्क नहीं होगा और फ्रीली पास हो जाएंगे। ठीक है। बात समझ आई है? यस सर। ठीक है। तो यानी सिर्फ जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, यानी जहाँ पे रेजिस्टिविटी 0 हो रही है, तो जो एक दो इलेक्ट्रॉन, चंद इलेक्ट्रॉन एटम से जाके टकरा रहे हैं उन पे तो फर्क पड़ेगा, बाकी जो है वो सीधे गुजर जाएंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बाद हमारे पास है
फ्रैक्शनल चेंज, अच्छा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब फ्रैक्शनल क्या होती है हमारे पास, असल में जहां पर हम फ्रैक्शनल चेंज लेते हैं ना, ये हमारे पास होती है चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है, चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू, इसे हम फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज पर केल्विन, फ्रैक्शनल चेंज पर केल्विन, तो ये हमारे पास क्या आएगा, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, और उसको हम टेम्परेचर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब अच्छा, जो हमारे पास आर नॉट है, ये रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आर टी हमारे पास रेजिस्टेंस है एट टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, और टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, और अल्फा को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कह रहे हैं। तो देखिए आर नॉट है 0 डिग्री पे, आर टी है टी डिग्री पे, तो डेल्टा आर यानी चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, तो डेल्टा आर हमारे पास आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट। ये चेंज आ गई ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हम ले रहे हैं आर टी को जो टी डिग्री पे है, और आर नॉट है जो इनिशियल थी, ओवर आर नॉट टी। तो इसे हम कह रहे हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा इक्वल है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। मेरा बात समझ आ गई? ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास क्या होता है, चेंज ओवर ओरिजिनल। ठीक है, पर उसकी समझ नहीं आई, किसकी? यहाँ से आपने सबसे ऊपर फ्रैक्शनल चेंज लिखा है, वो इक्वेशंस जो आपने डिराइव की हैं। अच्छा, आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं ना मार्क्स की, आप कैसे निकालते हैं, हासिल करता नंबर यानी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%, ऐसे करते हैं ना। यस सर। तो अगर हम ये 100% साथ ना लिखें, बाकी जो चीज आ जाती है ना ऑब्टेन्ड ओवर टोटल, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल, क्योंकि इसका जो आंसर है ये पॉइंट में ही आता है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग या इस तरह आता है, यानी मैक्सिमम 1 तक होता है अगर 100% हो तो अब ये जो चीज हमारे पास है इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल। ठीक है, परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल के लिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। आपने जो चैप्टर 1 पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, अनसर्टेनिटी वगैरह आप निकालते थे, फ्रैक्शनल चेंज वगैरह, तो उसमें भी आप यही करते थे। फ्रैक्शनल में क्या होता है, ऑब्टेन्ड ओवर टोटल, आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह जो फ्रैक्शनल चेंज है ना, इसमें हम क्या करेंगे, तो फ्रैक्शनल चेंज में हम करेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस, जिसे हम कह रहे हैं डेल्टा आर, ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट, तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। बेटा बात समझ आई है? ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा चेंज ओवर ओरिजिनल, तो डेल्टा आर ओवर आर नॉट, तो डेल्टा आर हमारे पास है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट आ गया। अब पर केल्विन है, फ्रैक्शनल चेंज पर केल्विन, जिसे हम अल्फा कह रहे हैं, तो साथ टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी, जिसे हम कह रहे हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें आर नॉट हमारे पास 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस है, आर टी टी डिग्री सेंटीग्रेड पे है, टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, और अल्फा हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। मेरा बात समझ आ गई है? क्यों वैस और मुजम्मिल? जी सर।
ठीक है। तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही आपने करना है। ठीक है। क्यों आ रहे बेटा, बात समझ आई है? सर वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एक मिनट दोबारा कर दो। अच्छा, फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास क्या है कि चेंज ओवर ओरिजिनल। ठीक है। तो आर नॉट है 0 डिग्री पे, हमारे पास रेजिस्टेंस आर टी है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज हमारे पास क्या आएगी, आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट, ये ओरिजिनल है। क्योंकि 0 डिग्री पे जो हम ले रहे हैं, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो ओरिजिनल थी, आर टी चेंज होके हुई है। तो आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट, तो पर केल्विन है तो उसके लिए हम टेम्परेचर से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। ये बेटा अब आगे समझ। ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आपने करना है। ठीक है। ये मतलब एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये ज़्यादातर नहीं आता। उसके बाद है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो वैसे ही आपने अभी पढ़ा था कि अल्फा इक्वल है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी, और आपने एक कल पढ़ा था आर इक्वल है रो एल ओवर ए। ठीक है। अल्फा आपने पढ़ा आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी, और आर आपने पढ़ा था रो एल ओवर ए। अब जो आर टी है, इसके लिए आप लिख देंगे रो टी एल ओवर ए, और आर नॉट के लिए लिख देंगे रो नॉट एल ओवर ए। अच्छा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ जो रेजिस्टेंस था वो था फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस पर केल्विन, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक है। डेफिनेशन मिलती जुलती है, सिर्फ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में आपने रेजिस्टेंस यूज करना है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी में हम रेजिस्टिविटी यूज करेंगे। तो आर इक्वल है रो एल ओवर ए, तो आर टी आ जाएगा रो टी एल ओवर ए, और आर नॉट आ जाएगा रो नॉट एल ओवर ए। तो जो इस ये फार्मूला है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट, इसमें वैल्यू पुट करें। आर टी की जगह हम लिखेंगे रो टी एल ओवर ए, ये लिख दिया। आर नॉट की जगह हम लिखेंगे रो नॉट एल ओवर ए, और आर नॉट नीचे लिख दिया रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी। अब एल ओवर ए ऊपर नीचे सब में है तो कॉमन ले लें, तो जब एल ओवर ए कॉमन लेंगे तो इधर बच गया रो टी, इधर आ गया माइनस रो नॉट, और साथ क्या आ गया एल ओवर ए, तो नीचे आ गया रो नॉट टी। ठीक है। और एल ओवर ए साथ, तो एल ओवर ए से एल ओवर ए क्या हो गया, कैंसिल, तो अल्फा आ गया रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। तो ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। ठीक है। तो ये हमने निकाला वहाँ रेजिस्टेंस वाले से ही है कि अल्फा इक्वल है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी, तो आर इक्वल है रो एल ओवर ए, तो आर टी आ गया रो टी एल ओवर ए, और आर नॉट आ गया रो नॉट एल ओवर ए। तो आर टी और आर नॉट की हमने वैल्यूज पुट करनी है रेजिस्टिविटी की शक्ल में। तो आर टी की जगह लिखा रो टी एल ओवर ए, आर नॉट की जगह लिखा रो नॉट एल ओवर ए, और नीचे भी रो आर नॉट की जगह रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी, तो एल ओवर ए कॉमन ले तो रो टी माइनस रो नॉट इंटू एल ओवर ए, तो रो नॉट टी एल ओवर ए, एल ओवर ए से एल ओवर ए कैंसिल, तो अल्फा इक्वल आ गया रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। तो ये आ गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, where rho naught resistivity of material at 0 degree centigrade, rho t resistivity of material at T degree centigrade, T है change in temperature और अल्फा है temperature coefficient of resistivity। क्या बात समझ आ गई है? यस सर। तो अब जो अल्फा की वैल्यू है यह पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ सब्सटेंस है जिनके लिए नेगेटिव भी होता है, ज्यादातर के लिए ये पॉजिटिव होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है,
और ऐसे सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है, उनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि जी टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मटेरियल दिया हो सकता है। तो सब्सटेंसेस लाइक कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा, ऐसे सब्सटेंस जैसे कॉपर, सिल्वर, यानी जो हमारे पास मेटल है या जिन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर के लिए हु द रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सच सब्सटेंस हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे पास कंडक्टर हैं, उनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे जर्मीनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, यानी जिन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर जो मटेरियल है उनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है, और उनके लिए जो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। सर ऐसा कैसे हो सकता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से? There are some substances like germanium, silicon whose resistance decrease with increase in temperature. Such substances have negative temperature coefficient. ये होता इस तरह है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, इनके बारे में हमने शायद पढ़ा था, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया था हल्का सा, कि ये एक खास हद तक एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं। असल में होता क्या है कि अगर हमारे पास एक ये मटेरियल है ना, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एटम है, एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब जो हमारे पास मेटल हैं उसके इर्द गिर्द तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं काफी सारे, तो वो कंडक्शन करवा रहे हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब जो सेमी कंडक्टर है ना, जब इनका टेम्परेचर कम होगा ना, तो कोई भी जो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये अवेलेबल नहीं होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे तो ये एज इंसुलेटर बिहेव करेंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कंडक्शन करवाएंगे। जब हम इनको हीट देंगे, ठीक है, हमने हीट इन्हें दी, इन्हें यानी एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एटम के मदार से निकल जाएंगे, एटम के ऑर्बिट से निकलेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेंगे। ठीक है, तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेंगे तो ये कंडक्शन करवाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं, तो पहले ये कंडक्शन नहीं करवा रहे थे, जब ये हमने इन्हें हीट दी, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट जनरेट हो गए, तो जिसकी वजह से अब ये कंडक्शन करवाएंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं जी इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे तब इनके साथ भी वही होगा जो कंडक्टर के साथ हो रहा है। यानी आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो पहले तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, वो कंडक्शन करवाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा एनर्जी आप यानी एक खास हद से ज़्यादा देंगे तो दोबारा कुलियन ज़्यादा होगी और उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। ये बेटा बात समझ आ गई है? यस सर, आ गई।